हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम ट्राई करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्रोल सेंटर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के कंट्रोल सेंटर का नेम बताइए। ए ऑप्शन है न्यूक्लियस, बी है राइबोसोम, सी है साइटोप्लाज्म एंड डी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गाइस आप ये देखिए कि जब भी हम सेल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होती है, उसकी सेल मेम्ब्रेन। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो गाइस आप इस चीज को ध्यान देना कि जो ये न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल। तो मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और इसी न्यूक्लियस को ही क्या कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर। क्या कहा जाएगा इसको, कंट्रोल सेंटर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोटिक सेल के कंट्रोल सेंटर का नेम बताइए, तो आंसर होना चाहिए आपका न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग टू न्यूक्लियाई। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर टू न्यूक्लियाई हैं। एक है हमारे पास स्लाइम मोल्ड, बी है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, सी है हमारे पास अमीबा एंड डी है हमारे पास पैरामीशियम। तो इनमें से बताइए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर टू न्यूक्लियाई हैं। गाइस मैंने आपको थ्योरी क्लास के अंदर पढ़ाया था कि जो पैरामीशियम है, ठीक है, पैरामीशियम जो कि क्या है, यूनिसेलुलर है, जिसके अंदर एक ही सेल होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये आता है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो जो पैरामीशियम है वो यूनिसेलुलर तो है ही है, वो क्या है, प्रोटोजोआ है। और कैसा प्रोटोजोआ है, सिलिएटेड। ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ है। तो पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, टू न्यूक्लियाई होते हैं। क्लियर, एक को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है हमारे पास मैक्रो न्यूक्लियस। तो इट मींस पैरामीशियम के अंदर गाइस टू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, एक माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा क्या होता है, मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे यही तो पूछा गया है ना कि इनमें से दो न्यूक्लियाई किसके अंदर होते हैं, तो आंसर आएगा हमारा पैरामीशियम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। ए है हमारे पास क्रोमोसोम, बी है न्यूक्लियोलस, सी है साइटोप्लाज्म एंड डी है न्यूक्लियर एनवलप। तो इनमें से बताइए कौन सा न्यूक्लियस का कंपोनेंट नहीं है। तो इनमें से कौन सा न्यूक्लियस का कंपोनेंट नहीं होगा, देखो क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस का कंपोनेंट नहीं है। क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप ये तीनों ही न्यूक्लियस के कंपोनेंट हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट वन देखिए, नेम द स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर मैक्रोमोलिक्यूल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इनमें से बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मैक्रोमोलिक्यूल्स के ट्रांसफर में हेल्प करता है। जैसे अगर ये हमने बना दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और यहाँ पे हमने बना दिया न्यूक्लियस। ठीक है, तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस से जो ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ से न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में अगर हमने कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसफर करना है तो बताइए कौन सा स्ट्रक्चर हेल्पफुल होगा। तो देखो आपको पता है कि जब आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो आप इस तरह से बनाते हो न्यूक्लियर एनवलप को। ठीक है, तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जहां पर न्यूक्लियर एनवलप आपस में मिलती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो ये न्यूक्लियर पोर है ये किसका पार्ट है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का। तो गाइस अब इस चीज को ध्यान देना कि जो ये न्यूक्लियर पोर होते हैं यही हेल्प करते हैं किस चीज में, कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसफर होना ना, तो कौन हेल्प करेगा, ये न्यूक्लियर पोर हेल्प करेंगे। तो आंसर होगा हमारा न्यूक्लियर पोर, यानी कि ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर है। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द सिग्नल विच हेल्प प्रोटीन्स टू मूव इन और आउट ऑफ द सेल। तो आप उस सिग्नल का नाम बताइए जो कि न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर प्रोटीन्स को मूव करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेम द सिग्नल विच हेल्प प्रोटीन टू मूव इन और आउट ऑफ द सेल। तो ए ऑप्शन है नॉच सिग्नल, बी है पैराक्राइन सिग्नल, सी है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल एंड डी है हमारे पास केमिकल सिग्नल। तो कौन से सिग्नल यहाँ पे हेल्प करेंगे? तो जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, ठीक है, इसको एक और नाम भी बोला जाता है, दैट इज न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, ठीक है। और ये क्या करेंगे? न्यूक्लियर पोर के थ्रू किसके जो मतलब मूवमेंट में हेल्प करेंगे? प्रोटॉन्स के मूवमेंट में इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी का नेम बताइए। मींस न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी बॉडी जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो देखो आपको यहीं से आइडिया लग गया होगा, क्योंकि आपको न्यूक्लियोलस का जब मैंने करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोलस है वो नॉन मेम्ब्रेनस है, उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। और आपको ये भी बताया था कि जो न्यूक्लियोलस का नंबर है वो 1 to many हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी के ऊपर। तो देखिए, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस विच डिसअपियर इन द लेट प्रोफेज एंड रीअपियर्स इन द टेलोफेज। तो बताइए, ए ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, बी है क्रोमोसोम, सी है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड डी है न्यूक्लियर पोर। तो हाँ जी, तो क्या आंसर होगा इसका? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी है, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी है न्यूक्लियस की जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड सेकंड थिंग, ये लेट प्रोफेज के अंदर डिसअपियर हो जाता है, ये भी ठीक है, और टेलोफेज के अंदर ये वापिस से रीअपियर भी हो जाता है। क्लियर है? और इस चीज को ध्यान देना कि जो ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है, जैसे ये अगर हम बनाते हैं न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्रोमैटिन प्रेजेंट है तो इससे अगर आरआरएनए बन रहा है तो क्रोमैटिन का वो एरिया जो आरआरएनए बना रहा है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ क्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट। तो इनमें से क्रोमैटिन का कौन सा रीजन है जो कि ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा? साइलेंट होगा। ओके, तो ए है हमारे पास न्यूक्लियोइड, बी है हमारे पास सेंट्रोमियर, सी है हमारे पास यूक्रोमैटिन एंड डी है हमारे पास हेटेरोक्रोमैटिन। तो जो क्रोमैटिन है उसके मैंने आपको 2 पार्ट्स करवाए थे, एक है हमारे पास यूक्रोमैटिन और एक है हमारे पास हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, अगर क्या है, अगर यूक्रोमैटिन क्या है, अगर मैंने आपको करवाया था क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर कि अगर वो लेस डेंस है तो हम उसको यूक्रोमैटिन बोल देते हैं, और अगर वो ज्यादा डेंस है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन। तो बताइए इनमें से कौन सा क्रोमैटिन है जो कि ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट होगा? तो आंसर क्या होगा? हेटेरोक्रोमैटिन। नेक्स्ट है न्यूक्लियाई वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियाई वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, किसने न्यूक्लियाई को सबसे पहले डिस्कवर किया था? है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ए है स्ट्रैटबर्गर, बी है फोंटेना, सी है रॉबर्ट ब्राउन एंड डी है रॉबर्ट क्रोच। तो किसने न्यूक्लियाई को डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेंट्रल कमांडिंग सेंटर ऑफ द सेल। सेल का सेंट्रल कमांडिंग सेंटर कौन सा होता है? ठीक है, जो सेल को कमांड करेगा और सेंटर में प्रेजेंट है। तो आंसर सीधा पता चल रहा है, क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस आपको पता ही है कि काफी सेल्स ऐसी भी हैं जहां पे न्यूक्लियस मतलब एक होगा, ठीक है, क्योंकि जनरली एक ही होता है, 2 भी हो सकते हैं जैसे इन केस ऑफ पैरामीशियम है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी सेल्स हो सकती हैं। ठीक है, और गाइस इस चीज को ध्यान रखना कि अगर सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना तो उसको हम सिनोसिटिक भी कह सकते हैं। ठीक है, और सिंसिशियल कंडीशन भी वहां पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है
उसको हम कमांडिंग सेंटर तो कहते ही कहते हैं, उसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। और ये मैंने आज की क्लास में आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया भी है। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ए ऑप्शन रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल, बी ऑप्शन रेड ब्लड सेल एंड सीव ट्यूब, सी है रेड ब्लड सेल ओनली, डी है नन ऑफ दिस। तो गाइस आपको पता है कि जो मैच्योर आरबीसी होती हैं, मैच्योर आरबीसी और जो सीव सेल होती हैं, ठीक है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो सीव सेल्स होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं फ्लोएम के अंदर, ठीक है, जो कि फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और मैच्योर आरबीसी के अंदर, जो मैमेलियन के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो दीज आर दी ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन विद, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें से किसके साथ कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन में होती है? ए है एससीआर, बी है आरईआर, सी है गोल्जी अपरेटस एंड डी है हमारे पास लाइसोसोम। तो अगर हम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है, ये हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी, तो इनके साथ कौन सा जो सेल ऑर्गेनल है जो कि कॉन्टिन्यूअस होगा? तो जैसे देखिए, इनके साथ कौन सा सेल ऑर्गेनल कॉन्टिन्यूअस होता है? थ्योरी क्लास में भी मैंने ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया था ना, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे? यहाँ पर प्रेजेंट थे गाइस राइबोसोम। क्या प्रेजेंट थे? राइबोसोम। इस तरह से हमने ये दिखा दिया कि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो बताइए फिर कैसा स्ट्रक्चर होगा ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कौन सा स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूअस है? देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ना, बट उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो आंसर आ जाएगा आर ई आर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर डिपेंड्स ऑन दी, न्यूक्लियर पोर का नंबर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ए है साइज ऑफ द सेल, बी है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल, सी है डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल एंड डी है हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता ही है कि जो न्यूक्लियर पोर हैं वो एक सेल के अंदर कितने हो सकते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? एक्टिविटी ऑफ दिस सेल, क्योंकि सेल जितनी ज्यादा एक्टिव होगी उतने ही उसके अंदर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट स्टेन एंड डिफ्यूज्ड रीजन ऑफ क्रोमैटिन इज, क्रोमैटिन का लाइट स्टेन और डिफ्यूज्ड जो रीजन है वो कौन सा होगा? तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है ये, तो आंसर क्या रहेगा इसका? क्रोमैटिन, ठीक है। नेक्स्ट वन है, which scientist coined the term chromatin, इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रोमैटिन टर्म है वो कॉइन की थी? ए है रॉबर्ट कोच, बी है लुइस पाश्चर, सी है रॉबर्ट ब्राउन एंड डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए, तो आपने पढ़ा था कि एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, ठीक है, वो किससे स्टेन हो जाता है? बेसिक डाई से। और न्यूक्लियस के अंदर वो मटेरियल जो बेसिक डाई से क्या हो जाए, स्टेन हो जाए, तो उसको उन्होंने नेम दे दिया था क्रोमैटिन, ठीक है। तो ये बात किस साइंटिस्ट ने कही थी? तो आपको थ्योरी क्लास में बताया गया था ना कि जो ये टर्म है कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है जो कि बेसिक डाई से स्टेन हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन। और जो ये टर्म है ये किसने दी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप नोन एज, तो न्यूक्लियर एनवलप की दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इनके बीच में जो ये वाला स्पेस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि 10 नैनोमीटर टू 50 नैनोमीटर तक का हो सकता है, ठीक है। तो आंसर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस विद इन अ सेल। सेल के अंदर आरएनए सिंथेसिस की साइट क्या है, आरएनए कहाँ सिंथेसिस होता है। तो ए है क्रोमैटिन, बी है हमारे पास न्यूक्लियोलस, सी है पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड डी है सेंट्रोसोम्स। ठीक है, तो कहाँ पर आरएनए सिंथेसिस होती है गाइस, तो आरएनए सिंथेसिस होगी न्यूक्लियोलस वाले एरिया के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियोलस वो एरिया जहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियोलस है ना, वो क्या है, एक्टिव, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, वो एक्टिव साइट है जहां पर क्या बनना है, आरआरएनए फॉर्म होना है। ठीक है, सो वी कैन से कि जो न्यूक्लियोलस है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि सेल भी कितनी ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, और जो न्यूक्लियोलस है उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनल आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। देखो ये चीजें मैंने आपको पहले भी, अभी आज की क्लास में ही मैं पहले कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, ईआर की भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन नहीं होती, बट जो लाइसोसोम है उसकी मेम्ब्रेन भी होती है। तो इट मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, न्यूक्लियोलस, जिसकी कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है, विच इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन फॉर एवरी विजिबल क्रोमोसोम। तो हर एक विजिबल क्रोमोसोम के लिए जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर मैंने ये क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है, ये हमने बना दिया सेंट्रोमियर, तो आप मुझे ये बताइए, जैसे ये हमने बना दिया सेंट्रोमियर, ठीक है, तो बताइए कंस्ट्रक्शन तो यही हुई है ना, तो इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, विच फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम हैज टू इक्वल आर्म। इनमें से क्रोमोसोम्स की कौन सी फॉर्म होती है जिसके अंदर इक्वल आर्म्स होती हैं। देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो बताइए कि एक हमने फर्स्ट में जब हम पढ़ते हैं ना, तो आपने वहां पे पढ़ा था कि हमारे पास एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। कौन से क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, जिसके अंदर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होगा। तो ऐसे में टू आर्म्स बन जाती हैं, एक पी आर्म और एक क्या हो जाती है हमारे पास, क्यू आर्म। तो बताइए इनमें से जो पी और क्यू आर्म है वो बिल्कुल बराबर रहेंगी, क्योंकि सेंट्रोमियर ही सेंटर में है। तो बताइए फिर इनमें से टू इक्वल आर्म किन के अंदर होंगी, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of chromosome has its centromere at the tip। इनमें से कौन सा क्रोमोसोम है जिसके अंदर सेंट्रोमियर टिप के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। तो बताइए, ए है एक्रोसेंट्रिक, बी है टिलोसेंट्रिक, सी है सब मेटासेंट्रिक एंड डी है हमारे पास मेटासेंट्रिक। तो टिलोसेंट्रिक में कहाँ पे होता है, वो एंड के ऊपर होगा, बिल्कुल टिप के ऊपर होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, टिलोसेंट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट वन है, What are the disc-shaped structure located on the sides of the centromere। तो अगर हम ये सेंट्रोमियर क्रोमोसोम बनाते हैं और उसके अंदर हमने ये सेंट्रोमियर दिखा दिया, ठीक है, तो सेंट्रोमियर के साइड में यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिनसे स्पिंडल फाइबर अटैच होती हैं। तो उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, काइनेटोकोर। हाँ जी, अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये पहचानना है कि ये वाला है क्या, क्लियर। तो आइडेंटिफाई दी स्ट्रक्चर। तो ए है सीलिया, बी है फ्लैसिला, सी है सैटेलाइट एंड डी है काइनेटोकोर। तो ये है क्या, ये है सैटेलाइट। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हुई है और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आज की क्लास है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।